देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। अभी हम लोग हड़ताली चौक पे हैं। यहाँ देख सकते हैं छोटा सा बैनर लगा हुआ है, प्रोटेस्ट ब्लॉक इंडिया PBI। रूस यूक्रेन का जो युद्ध अभी चल रहा है उस पर अविलंब बंद हो, ऐसी इन लोग की मांग है और इनसे विशेष जानकारी हम लोग लेने का प्रयास करते हैं। सर, क्या आपका मेन उद्देश्य क्या है? सर, अभी तो यही उद्देश्य है तत्कालिक कि जितना जल्दी हो सके अविलंब रूस यूक्रेन युद्ध बंद हो। क्यों हो? क्योंकि इसमें आम लोग जो निर्दोष है, बच्चे, स्त्री, ये सब पर मिसाइल से हमला होकर के मिसाइल से मारा जाए, उसका क्या दोष है? मान लो ठीक है, दो राजनेता में अनबन हुई, नहीं बात बना, तो हम आम नागरिकों का क्या दोष होता है सर? और उसको मारा जा रहा है, इसलिए ये युद्ध तुरंत बंद हो। इस युद्ध का बहुत भयावह परिणाम हो रहा है और भी ज़्यादा हो सकता है। हो क्या रहा है कि आप देखिए, शिप से निकाला, इंडिया भी व्यापार नहीं कर सकता है रूस से, ठीक है। बहुत सारी दुनिया में आर्थिक उथल पुथल हो गया और आर्थिक रूप से मंदी से भी भयावह स्थिति में जा रहे हैं। दूसरी बात कि दूसरा ये है कि अगर आप इसको तुरंत नहीं रोकेंगे, कल के दिन अगर जैसे हम लोग सोच रहे थे युद्ध नहीं होगा, लेकिन हुआ। हम लोग सोच रहे हैं न्यूक्लियर वार नहीं होगा, लेकिन अगर हो जाए, आप समझते हैं कि इंडिया अछूता रहेगा इससे? नहीं। जब अछूता नहीं रहेगा, नुकसान भी हम भुगत रहे हैं, तो क्या हमारा इसमें योगदान नहीं हो कि युद्ध को रोका जाए? अच्छा, ये युद्ध रुकेगा कैसे? ये युद्ध उत्पन्न कैसे हुआ है? तो ये युद्ध उत्पन्न, जहाँ तक मैं व्यक्तिगत समझ रहा हूँ कि ये युद्ध उत्पन्न हुआ है, होता रहेगा दुनिया में इस तरह का युद्ध। क्यों? क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था जो है ना सर, ध्रुवीकरण कर रहा है। पूंजीवादी व्यवस्था सीधा कहता है, उसका कहना है पूंजी का शासन, पूंजी, एक तरफा पूंजी, एक आदमी की पूंजी, बाकी सब लोग नौकर चाकर बनेगा हमारा। इस तरह का पूंजीवादी व्यवस्था है। और इस व्यवस्था में जो पूंजीवादी व्यवस्था, पूंजीवादी देश, ये जो हो रहा है, इसमें ये आ रहा है कि भाई जितना युद्ध होगा हम अधिक से अधिक हथियार बेचेंगे और पैसा मुनाफा कमाएंगे। सर, ये लाश पे पैसा उगाही हो रहा है, इस बात को समझिए। पूंजीवादी व्यवस्था बहुत क्रूर व्यवस्था है सर। इससे ज़्यादा क्रूर व्यवस्था मुझे लगता है इतिहास में पृथ्वी पे कभी नहीं हुई होगी। इससे ज़्यादा क्रूर व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था, वो राक्षसी व्यवस्था है जिसमें कि 1% लोग तो मलाई खाते हैं। जब ऐसा विजय माल्या जैसा लोग भागते जाएगा पैसा ले लेके इस देश में, हम तो दावा करते हैं अगर 1000 आदमी ऐसा भाग जाए, उसी दिन देश दिवालिया हो जाएगा। इसलिए इसको रोकना भी होगा भागने से, और अमीरी रेखा भी बनाना होगा कि इससे आगे तुम नहीं। अथाह संपत्ति की आवश्यकता क्यों है सर एक मानव को? ये प्रकृति में जो भी संपत्ति है, अन्न, वस्त्र या कोई भी प्राकृतिक संपदा, वो सब की है कि किसी एक पूंजीपति की है? सब की है। वो संपत्ति जो है, क्यों एक को अगर जाएगा तो वो क्या करेगा? वो राज करेगा। कैसा राज? इनडायरेक्ट लोकतंत्र बोल करके, और पूंजी तंत्र चलाएगा पीछे से। पूंजीवादी व्यवस्था से वो चलेगी, और इस कारण से ये जो है, ये हमारा लोकतंत्र जो है धीरे धीरे खाई में गिरता जा रहा है, सवालिया निशान होता जा रहा है। 50% लोग वोट नहीं दे रहे, 30%। यानी राजतंत्र में तब्दील हो रहा है ना, लोकतंत्र अभी राजतंत्र में तब्दील हो रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र सिर्फ शब्द रह गया है सुनने में अच्छा, लेकिन EVM से वोटिंग लोकतंत्र का रीढ़ तोड़ रहा है। दूसरा कि पूंजी से चुनाव लोकतंत्र का रीढ़ तोड़ रहा है। अच्छा, जैसे ये बताइए कि हमारे आम जो आज़ादी पाए आम आवाम के लिए ना, कि कुछ लोगों के भलाई के लिए आज़ादी पाए, आम आवाम के लिए। आम आवाम का मैं बताता हूँ, लोकतंत्र हुआ रोटी की गारंटी। आप यहीं घूम जाइए तो आपको 1-2 लोग मिलेंगे जो भूख से पीड़ित होंगे। कौन उसका कोई सुनने वाला है, पूछने वाला है कि तुम भूखे हो क्या, कितने दिन से भूखे हो, पैसा है कि नहीं है, क्या दिक्कत है? जबकि वो भी आम नागरिक है, वो भी भारत है, भारत का हिस्सा है। भारत कोई ईंट पत्थर पहाड़ का नाम नहीं है, भारत भारतीयों का नाम है, जहाँ तक मैं मानता हूँ। और अगर हमारे भारत में एक भी व्यक्ति भूखा है या किसी भी तरह से समस्या में है, तो हमारे देश की समस्या मानी जाएगी। तो
एक ये हो गया। दूसरी बात, अगर आप कहीं भी कोई भी समस्या देखेंगे, हमारा देश में रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, ज्ञान सबकी गारंटी होना चाहिए। दूसरा, लोकतंत्र को आज़ादी के बाद हमारा देना चाहिए था। हमारे नेता अगर नैतिकवान होते, बहुत बेहतरीन सारे लोग, तो हमारे कपड़े का जो है लोगों को रहता। अभी ठंड में देखिए, ठंड से मरता है ना बगैर कपड़े का। आज़ादी का इतना साल हो गया, क्यों मर रहा है भारत में? दूसरी बात, मकान जो है, तमाम व्यवस्था कोशिश हुई है ना, सरकारी व्यवस्था, लेकिन आम आवाम के पहुंच तक अभी भी 100% नहीं गया है। ये हमारे आम जन, आम साधारण लोग जो हैं, आप स्वयं पूछे हैं कि आप साधारण गांव या कहीं चले जाइए, आयुष्मान भारत को तो दूर की बात है, कोई भी रोग हो रहा है वो 2 कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। छोटे मोटे डॉक्टर दिखा लिए, उसके बाद शांत होना पड़ता है, अंततः बहुत मृत्यु। अगर ऐसा आयुष्मान भारत सफल माना जाता, मैं मानता, तब जब हमारे देश में रुक जाता इस तरह की स्वास्थ्य समस्याएं, ठीक है। उनको हमें साधारण लोगों को रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा पहले ये। दूसरा, 100% लोगों तक पहुँचे। अब आज हम यहाँ 5 रुपये निकाले और छीट दे और बोले देखो मैं पैसा लुटा रहा हूँ, 5 लोग लिया, बाकी 95 लोग प्यासा रह गया, तो वो कैसा व्यवस्था है? उस व्यवस्था को तो हम व्यवस्था नहीं कहेंगे। दूसरी बात कि हम 100% तक पहुँचे। और ये एजुकेशन आप देख रहे हैं सर, बीएड में कोई केमिकल नहीं लगता है। 5,000 से फीस जो है 2.5 लाख कैसे पहुंच गया? कोई केमिकल खर्च है इसमें? नहीं। तो ये तो एकदम यही हुआ कि गरीब का बच्चा टीचर नहीं बनेगा, यही ना हुआ। और उससे पहले था कि गरीब का बच्चा MBBS नहीं बनेगा। देश में 1 करोड़ फीस कर दिए, तब ना यूक्रेन गया हमारे देश का वासी हैं। अगर देश में ही आप कम फीस पे गरीब के बच्चे तक MBBS की पढ़ाई को सुलभ कराएं और सस्ता कराएं, तो क्यों जाएगा यूक्रेन? अभी जाके आपको प्लेन भेजते हैं और दिखावा करते हैं कि हम बच्चे को ला रहे हैं, ठीक है, ला रहे हैं। गया क्यों? आपके देश इतना बड़ा है, आपके देश में नहीं पढ़ाई हो सकती है? आपके देश में मेडिकल कॉलेज नहीं हो सकता है? बेगूसराय में क्या वो मेडिकल कॉलेज है सर, आप ही बताइए, सरकारी मेडिकल कॉलेज। बेगूसराय से कितना करोड़ रुपया सरकार को टैक्स जाता होगा? बहुत ज़्यादा। क्या एक मेडिकल कॉलेज नहीं हो सकता था? हो सकता था। एक व्यक्ति मुझे कोई मिले थे, पता लगाएंगे पता चलेगा, जीवन भर संघर्ष किए कि बेगूसराय में एगो मेडिकल कॉलेज हो, नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। तो ज़मीन का भी शिलान्यास किया गया, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आप लोग टैक्स देते हैं लाखों लाख रुपए छोटे छोटे ज़मीन पे। भारत में सर कुपोषण की समस्या अधिक ज़्यादा है ना? कुपोषण एक बात बताइए सर, हमारी आबादी जब कम थी तब भी पेट भर रहा था। ये पृथ्वी ऐसा है कि अभी जो आबादी है 10 साल बाद और बढ़ने की संभावना है ना, लेकिन ये पृथ्वी ऐसी है कि सबके लिए, सच कहते हैं सर, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, सारी व्यवस्था इस पृथ्वी पर प्रकृति ने किया है। हम मानवों ने पूंजीवादी व्यवस्था लाकर इसका दोहन और शोषण किया। गंगा जैसे पवित्र नदी को पूंजीपतियों ने अपना पूंजी बढ़ाने के लिए गंगा जैसे पवित्र नदी को नाली में तब्दील कर दिया। क्या ये गरीब आदमी कर रहा है? नहीं। डिटेल जाइए तो आपको पता चलेगा कि अभी लोकतंत्र को खुद एक गुलाम बना चुका है। लोकतंत्र खुद गुलाम बन चुका है पूंजीवादी व्यवस्था का। पूंजी से चुनाव लड़ा जा रहा है, पूंजीपति लोग को टिकट मिल रहा है ज़्यादातर। कितने लोग जनसाधारण साइकिल पे चलने वाले लोगों को टिकट मिल रहा है इस देश में? क्यों? उस साइकिल पे चलने वाले ये देश का हिस्सा नहीं है। वो साइकिल पे चलने वाला क्या इस देश का भविष्य नहीं है? क्या वो साइकिल पे चलने वाले के पूर्वज ने अंग्रेज़ों से लड़ा नहीं है? क्या उनके परिवार शहादत नहीं दिए हैं? तो तुम पूंजीपतियों का परिवार ही इस देश का कर्णधार क्यों बनेगा? तुम मुट्ठी भर लोगों के। ये देश में अब जागरूकता फैल रही है, सारे लोग बोलने लगे हैं। और मैं यही कहता हूँ, देश में अगर बैकबोन की तरह 2 चीज़ सिर्फ ठीक हो जाए। एक, नेताओं का योग्यता परीक्षा हो, ठीक है, हर चीज़ का योग्यता परीक्षा होता है, शिक्षक योग्यता परीक्षा है ना, और कोई भी चीज़, रेलवे में योग्यता परीक्षा अभी देखे पूरे बिहार बंद किया गया, और हर एक तरह का। लेकिन क्या देश बदला है इतना? नेता का कोई योग्यता परीक्षा नहीं। हाँ, हमारे देश का मालिक बनता है, ऑर्डर देता है, IAS उसके अंदर काम करता है, ठीक है, उसके इशारे से देश चलता है, उससे दिशा दशा तय होती है, और वो मूर्ख, करप्ट और
व्यभिचारी व्यक्ति हो तो कैसे चलेगा। देखिए सर, बहुत सारा सपना सब पार्टी दिखाता है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आने वाला समय में बरबोलापन इतना हो जाए, कोई पार्टी ये भी कहेगा कि मुझे वोट दो, मैं मंगल ग्रह पे घुमा के लाऊंगा। ये भी संभव है। उस चक्कर में ना पड़ करके पहले ये देखना है कि हम जिसको वोट दे रहे हैं, वो कहते हैं ना कि पक्ष और विपक्ष, हमेशा हमें सत्य के पक्ष में रहना चाहिए। भाई भी अगर गलत हो तो उसका पक्ष में नहीं रहना चाहिए। गीता में यही कहा गया है, अपना मामा भी थे कंस तो उसे नहीं बख्शा गया, क्योंकि वो अपराधी थे, गलत थे। इसलिए हम कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, सबसे पहला बैकबोन है हमारे देश का नेता नैतिकवान हो। आज कश्मीर का आप देख रहे हैं कि उसमें आतंकवादी से मिल जाता है तो उसका नार्को टेस्ट की बात हुई ना कश्मीरी नेता की। हमारे देश का नेता, पूरा सभी राज्यों का नेता लगभग, कई लोग मिलने लगे हैं, गलत रास्ते अख्तियार करने लगे हैं। कुछ जो भी तरह का गलती हो, मैं किसी व्यक्तिगत को नहीं कह रहा हूँ, हर एक पार्टी में कुछ ऐसे हैं असामाजिक तत्व आ गए हैं, तो उसका वो नहीं आ सके। अगर ये आएगा तो हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे दूसरे देश में, कहेगा तुम्हारे देश का नेता कैसे हो। जैसे कुछ लोग, हम लोग बाहर जाते थे कहते थे बिहारी है, बिहारी वो उसका आदमी है, उस पार्टी का, उस नेता का आदमी है। भारत किसको कहते हैं? भारतीयों को कहते हैं। अगर आज़ादी के बाद 80% भारतीय दुखी हो तो क्या उसको आज़ादी कहेंगे सर? किस तरह की आर्थिक आज़ादी कहेंगे? क्या भगत सिंह का जो आर्थिक आज़ादी का सपना था यही है कि एक आदमी अभी अगर बीमार पड़े, कैंसर हो या साधारण रोग हो, भूखा हो, कोई गारंटी है उसका? आप यहीं देखिए, यहीं 5 आदमी मिल जाएगा। तो इसकी गारंटी होना चाहिए ना सर। देश की आज़ादी में सब लोग लड़े हैं, सारे देशवासी लड़े हैं। फ़ायदा सबको क्या नहीं मिल रहा है भाई? फ़ायदा भी तो सबको मिलना चाहिए, क्योंकि देश की आज़ादी में हम मरे मिटे, अंग्रेज़ों से इस देश को हासिल किए पुनः। तो ये देश सारा हम सभी भारतीयों का है ना। ये 2-4% लोग कहाँ से देश का कर्णधार बन गए अचानक से? देश का मालिक कैसे बन सकते हैं ये 2-4% लोग? हमारा पूरा भारतीय देश का मालिक है। हर भारतीय को उसको रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, ज्ञान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और मौलिक अधिकार मिलेगा। और मौलिक अधिकार कैसे मिलेगा? हमारे प्राउत नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में ये चीज़ है कि हर इंसान को मौलिक अधिकार, रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, ज्ञान की गारंटी मिलेगी। रोजगार हर व्यक्ति को होगा, कोई व्यक्ति बेरोजगार नहीं होगा। ये कोई दिवा स्वप्न नहीं है, ये हमारा सिद्धांत है। और इस सिद्धांत में अगर हम आज कल के दिन प्रोटेस्ट लोगों की संख्या बढ़ती है और ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोगों का समर्थन पूरा मिल जाता है, तो आप देख लीजिएगा कि पूंजीवादी राक्षसी व्यवस्था को हम लोग ख़त्म करके ये जो है प्रोटेस्ट व्यवस्था देश और दुनिया में कायम होगी। और इससे जो देश दुनिया को फ़ायदा ये होगा, सबसे पहला फ़ायदा सर, कि आज जो आप देख रहे हैं ना हमारे ही देश में कि अधिकांश नेता, पेपर में रोज़ आ रहा है कि दागदार नेता बन रहे हैं, जेल से चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम करप्ट लोग बन रहे हैं। हमारा पहला नियम होगा कि नेता में वो नहीं, नैतिकवान लोग नेता बनेगा। नैतिकवान लोग नेता बनेगा, उसी को टिकट मिलेगा। ये नहीं कि कुछ भी करके आए, अपराध करके आए हो, कुछ नहीं पढ़े हो, 16 अपराध किए हो और तुम चुनाव लड़ करके देश का कर्णधार नेता बन करके आगे जो है मालिक बन जाओ, वो नहीं चलेगा। एक चपरासी बनने के लिए मैट्रिक इंटर पास वाले को 100,000 में से एक बन रहा है? तो आप, देश बदला है, समय बदला है, तो नेताओं का भी ये बदलना होगा और बदल के रहेंगे हम। नहीं बदलेंगे तो हमारी पीढ़ियां हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। वो कहेगी कि आखिर आज़ादी इसी के लिए प्राप्त किए थे कि देश में बड़े बड़े पद पर, सम्मानजनक पद पर हमारे देश के दागदार लोग जाएं। नहीं, हमारे देश में नैतिकवान लोग अभी भी हैं। वो बाहर आएँ, रोड पर आएँ, सड़क पर आएँ, नैतिक साहस दिखाएं।